नमस्कार। बिहार स्पेशल के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले 25 सालों में बिहार बीपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले बिहार स्पेशल जीके को हमने एक जगह संग्रहित करने की कोशिश किया है। आज के इस वीडियो में बिहार बीपीएससी द्वारा पूछे गए हर एक प्रश्न आपके सामने इस महामैराथन में होगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। और आइए देख लेते हैं बिहार स्पेशल बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशंस यानी शिक्षक भर्ती के लिए एक बहुत ही शानदार जो सेशन है वो आपके सामने अब शुरू होता है। लीजिए, पहला क्वेश्चन आज के लिए ये रहेगा। आपको अगर आंसर मालूम है तो फटाफट आंसर कमेंट करते चलिएगा। पहला प्रश्न है, हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है? बिहार में हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 24 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है? 24 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 नंबर प्रश्न है, क्योंकि आज हम बिहार बीपीएससी की इस महामैराथन में 200 से अधिक क्वेश्चनों को एक साथ समेटेंगे जो बीपीएससी के द्वारा पिछले 25 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है दूसरे का ऑप्शन नंबर बी, 2.86% बिहार का क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के रूप में समाहित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन है, ये सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है, जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है? सोमेश्वर श्रेणी की चोटी की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, 874 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ। आप बने रहिएगा हमारे साथ इस ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है, बिहार का वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? याद रखेंगे, बिहार का वो कौन सा जिला है जो जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? पश्चिम चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमने उपस्थित करा दिया है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप से देख पाइए। प्रश्न है, रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन सत्य माना जाएगा? याद रखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है, यह सही है। यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के दक्षिण हिस्सा में उपस्थित है, यह भी सही है। रामनगर दून समुद्र तल के कुछ 140 मीटर की ऊंचाई पर, कुल 140 मीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है, यह भी सही है। अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपको अधिक से अधिक कंटेंट देते रहें। बिहार विस्तृत है, तो बिहार विस्तृत किधर है? छठे का सही आंसर है कि बिहार जो है विस्तृत है दोस्तों, वह कर्क रेखा के उत्तर में उपस्थित है बिहार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले हुए बिहार के क्षेत्र को और किस नाम से जानेंगे? 7वें का सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, यहां पर प्रश्न आपके सामने है 7वां नंबर क्वेश्चन, गंगा सोन आब, मगध का मैदान या अंग का मैदान? तो याद रखेंगे, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले हुए जो बिहार के क्षेत्र हैं किस नाम से जानेंगे? उपर्युक्त में एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, बिहार में दियारा भूमि किसको कहा जाता है? तो बिहार में दियारा भूमि किसको कहा जाता है? सही आंसर है, बिहार में दियारा भूमि जो है गंगा से पूर्व ऊंचा जो टीला क्षेत्र है उसी को बिहार में दियारा भूमि के नाम से जानेंगे। बिहार में दियारा भूमि किसको कहा जाता है? गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र जो है बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है। यदि आप बिहार बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन या बिहार बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो याद रखिएगा, इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं और इसी में से क्वेश्चन जो है रिपीट भी किया जाता है। अतः ध्यान से इसको शुरू से अंत तक 200 प्लस क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है, आप आसानी पूर्वक जरूर देख जाइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वह शिवहर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार राज्य का भारत के किस राज्य के करीब है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार राज्य भारत के किस राज्य के करीब हो जाएगा? सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल। याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल के क्षेत्रफल लगभग जो है दृष्टिकोण से देखा जाए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो बिहार के क्षेत्रफल से जो है उसका मैच करता है। आगे क्वेश्चन देखते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बिहार के प्रमंडल और उसमें उपस्थित रहने वाले जिलों की संख्या को देखा जाए तो कौन सा जोड़ा गलत बताया गया है? बिहार के प्रमंडल और उसमें उपस्थित रहने वाले जिलों की संख्या को अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा जो
जो जोड़ा है वह गलत है। पटना में 3 सही है, भागलपुर में मुझे लगता है ही गलत है, पूर्णिया में 4 है लेकिन भागलपुर में 2 ही जिला है, जिसको हम लोग 3 यहाँ पर कर दिए हैं। पहला नंबर इसमें भागलपुर आता है और दूसरा नंबर बांका। याद रखेंगे भागलपुर जो प्रमंडल है उसमें 2 जिला आता है, भागलपुर और बांका, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत मिलान किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी गलत मिलान कराया गया था। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह निम्नलिखित में से किसको आप मानेंगे। प्रश्न है 12वां नंबर क्वेश्चन, सही आंसर है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला पश्चिमी चंपारण, उसके बाद दूसरे नंबर पर गया, अगले नंबर पर पूर्वी चंपारण, और यहां पर जो आपके पास 1 2 3 4 दिया गया है तो 4 पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखते चलिएगा, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है। याद रखेंगे गंगा की अगर मैदानी भाग की ढाल कहा जाए तो कितने किलोमीटर के हिसाब से ढलती हुई नजर आती है। 13वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर जो है प्रति किलोमीटर के हिसाब से गंगा की मैदान ढलती हुई नजर आती है। याद रखिएगा सभी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक भी क्वेश्चन छोड़ करके हटिएगा नहीं, सब एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक नंबर आपके सिलेक्शन को दिला सकता है या एक नंबर आपके सिलेक्शन को छीन सकता है, अतः एक एक नंबर की महत्व समझिए। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है। बिहार की दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की अगर पहाड़ियां देखें तो वह किस क्षेत्र की किस समूह की मानी जाती है। 14वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंध्यन। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां विंध्यन जो है वह समूह की मानी जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी जो है 2 भागों में बांटती है। 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बागमती। जो है अगर देखा जाए उत्तरी मैदान को, ऐसा नहीं कि संपूर्ण बिहार को अगर कहे तो गंगा नदी हो जाएगा, लेकिन उत्तर को कहे तो बागमती इसको 2 भागों में बटेगी, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी के रूप से। आगे बढ़ते चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिहार के किस जिले में अभ्रक वाली चट्टान पाई जाती है। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें अभ्रक वाली चट्टानें पाई जाती हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बांका, जमुई, नवादा इन तीनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर अर्थात 345 किलोमीटर हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर मानी जाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल बिहार बीपीएससी एग्जामिनेशन टीआरई के लिए जो है बिहार स्पेशल जीके के मस्ट इंपॉर्टेंट पिछले 25 सालों में जो क्वेश्चन रिपीट किए गए और जिनकी संभावनाएं अधिक बनी हुई है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। बिहार का सबसे अधिक गर्म कुंड यानी कि ब्रह्म कुंड बिहार के किस जिला में उपस्थित है। राजगीर मत कर दीजिएगा क्योंकि यह नालंदा जो है वह जिला के अंदर उपस्थित है जाएगा, यानी कि राजगीर में है और यह नालंदा में उपस्थित रहता है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में उपस्थित है। तो ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिला में उपस्थित हो जाएगी। 20वें का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। यदि आप आंसर जानते हैं तो फटाफट आंसर कमेंट जरूर करते रहिएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। शासन कला के सिद्धांत और उसके अभ्यास पर कौटिल्य की पुस्तक यानी कि अर्थशास्त्र उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर कि उद्वंत प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक जो हैं उनको हम लोग बोधराज के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वह सही है, क्योंकि मौर्यकालीन स्थापत्य कला की जो ये हैं साक्ष्य हैं वो एक जगह से नहीं बल्कि कई जगहों से मिली हुई है। पाटलिपुत्र बराबर से राजगिरी। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन थे। तो ये जितने भी आपके पास यात्री दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फायान है, हुएनसांग है या इसिंग है, ये सब के सब बिहार का भ्रमण किए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। जितना भारी मात्रा में आप लाइक हमें प्रदान करेंगे उतना ही हम अधिक से अधिक मात्रा में एक से बढ़कर एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, यह बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुल्ला ताकिया जो है बिहार में मुगल काल में आने वाले प्रथम विदेश यात्री थे। अगर प्रथम विदेश यात्री पूछा जाएगा तो मुल्ला ताकिया बताइएगा मुगल कालीन में।
26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार से प्राप्त होने वाली मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? बिहार से प्राप्त होने वाली जो मौर्य काल की अभिलेख है उसकी लिपि आपको इनमें से क्या नजर आती है? 26वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बिहार से प्राप्त होने वाली मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि जो होगा वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहां से मिले हैं? याद रखिए, महामैराथन क्लास आप देख रहे हैं बिहार बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन के लिए बिहार स्पेशल जीके का। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहां मिले हुए हैं? 27वें का सही आंसर हो जाएगा चिरांद और चेचर मनेर, ये तीनों स्थानों से। तो बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहां से मिले हुए हैं? उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला बढ़ते चलते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखते चलेंगे। प्रश्न कहता है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार के लिए सर्वाधिक जो प्राचीन साहित्य स्रोत है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? 28वें का सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। याद रखेंगे, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? अथर्ववेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? नालंदा में स्थित रहने वाले बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया गया? 29वें का सही आंसर है कनिंघम के द्वारा नालंदा में स्थित रहने वाले बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता लगाया गया था। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है इस महामैराथन का। प्रश्न कहता है, अगर आपको आंसर मालूम है तो हमसे पहले आंसर कमेंट करते चलिएगा। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के जो अवशेष मिले हैं वह निम्नलिखित में से कौन से हैं? 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखेंगे, कुल्हाड़ी, चाकू एवं खुरपी, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं कुल्हाड़ी, चाकू एवं खुरपी के रूप में। आगे बढ़ते चलते हैं, 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं यह प्रश्न भी पूछा गया है। सही आंसर है कि बिहार में चिरांद एवं चेचर से 9 प्रस्तर युग के जो हैं आपको अवशेष प्राप्त किए गए हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, लीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और प्रश्न कहता है 32 नंबर कि अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मगध के लिए। याद रखेंगे, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग जो है वह मगध राज्य के लिए किया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? यहां पर किस कर दीजिएगा, तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? 33वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शतपथ ब्राह्मण से। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? अगर ये प्रश्न पूछता है शतपथ ब्राह्मण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा महाजनपद जो है वर्तमान बिहार के क्षेत्र में उपस्थित नहीं है? 34 का सही आंसर हो जाएगा वत्स जो है वह बिहार क्षेत्र में उपस्थित नहीं है, वरना नहीं था, वरना अंग, वजी और मगध ये 3 क्षेत्र जो हैं बिहार में उपस्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो बिहार का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर अंग महाजनपद देखने को मिलती है? भागलपुर तथा मुंगेर। तो बिहार के वह क्षेत्र भागलपुर एवं मुंगेर है जहां पर महाजनपद अंग स्थित था। आगे बढ़ते चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अंग महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहां थी? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि गया नहीं है, गिरिव्रज नहीं, चंपा इसका आंसर हो जाएगा। तो चंपा देखिए कहीं लिखा गया है, चंपा कहीं नहीं लिखा गया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी तीर्थक यानी पृथक करती है? यहां पर पृथक करेंगे, तीर्थक गलती से मिस्टेक हो गया है। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी जो है पृथक करती है अर्थात अलग करती है? 37वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास सी, चंपा नदी जो है मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 38 नंबर क्वेश्चन। बिहार में स्थित रहने वाला कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? याद रखिए, अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख जाते हैं ना तो तब तो आप समझ लीजिए आने वाले भविष्य के लिए सारा समस्या दूर हो गया है बिहार स्पेशल से संबंधित। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्जी जो संघ था वह महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ माना जाता था। 38 का ऑप्शन नंबर बी। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है, बिहार के भागों में स्थित रहने वाले किस
महाजनपद में गणतंत्र था? प्रश्न एक बार देख लीजिए, बिहार के भागों में उपस्थित रहने वाले किस महाजनपद में गणतंत्र था? तो बिहार के विभाग कौन से हैं जिसमें महाजनपद गणतंत्र जो है गणतंत्र उपस्थित था? जिस महाजनपद में गणतंत्र था उसको आपको आंसर चुन देना है। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्जी। बिहार के भागों में स्थित रहने वाले किस महाजनपद में गणतंत्र था? आपको बताना है वज्जी संघ का राजधानी कहां था। अगर आप जानते हैं तो जरूर हमें इससे का कमेंट कर दीजिएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 40वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने लिच्छवी कहीं दिया है, नहीं दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर लिच्छवी हो जाएगा। याद रखेंगे लिच्छवियों ने सबसे पहले बिहार में वैशाली क्षेत्र में पहले गणतंत्र की स्थापना किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए, प्लीज एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले 20 दिनों में इतने भारी मात्रा में हम वीडियो दे देंगे और इतने मस्ट इंपॉर्टेंट सभी वीडियो देंगे कि जो आपके एग्जामिनेशन में सीधा लड़ता हुआ नजर आएगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश जो है वह पावापुरी में दिया था। 42 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जिसने किया था वो 43 का सही आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र के द्वारा। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य की जन्मस्थली कहां है? जैन धर्म के जो 12वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या है? वासुपूज्य। लेकिन उनका जन्म कहां हुआ था यह प्रश्न पूछा जा रहा है। 44 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य जी की जन्मस्थली कहां है? चंपा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 45 नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने ग्रीटिक के उपरांत सर्वप्रथम कहां गए थे? यानी ग्रीटिक नहीं, यहां पर गृह त्याग करना होना चाहिए। याद रखेंगे, एक बार फिर से थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। यहां पर गृह त्याग, याद रखेंगे गृह त्याग बाई मिस्टेक हुआ है। तो गौतम बुद्ध ने या बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जो है गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहां गए थे? 45वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैशाली के समीप आलार कलाम के आश्रम में गए थे। इस प्रकार यह क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि बताइए गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? आलार कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि गौतम बुद्ध को कहां कौंडिन्य एवं 5 ब्राह्मण मिले थे? उरुवेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गौतम बुद्ध को कहां कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे, वो आप देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो 47वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार को जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कि महाभारत, याद रखेंगे महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राज्य वंश कौन सा था? तो महाभारत तथा पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए तो महाभारत और पुराणों से पता चलता है कि बृहदत्त जो था वह मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, वरना बिंबिसार इसको असली रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? प्रश्न आपके सामने है। तो बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ? कौशल, चिलना और खेमा, इन तीनों से उपर्युक्त में से एक से अधिक सही आंसर है। तो याद रखेंगे विवाह नीति के अनुसार बिंबिसार या उसका पुत्र जो है वह राज्यों को मतलब अपने हिस्से में लेने की कोशिश किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित में रहने वाली नर्तकी जिनका नाम आम्रपाली था। देख लीजिएगा, बहुत सुंदर प्रश्न। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित रहने वाली नर्तकी आम्रपाली कहाँ की रहने वाली थी? 50वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह वैशाली की रहने वाली थी, जिनको गौतम बुद्ध ने अंतिम समय में क्या किया? बौद्ध धर्म में प्रवेश किया अपने एक शिष्य के कहने पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सही आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया है। 52वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने और प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा या किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? 52वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला अशोक के समय। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह काला अशोक के समय हुआ था। एक मोटा मोटी आप आंकड़ा जरूर मिला लेंगे कि आप 201 प्रश्नों में या 200 प्लस प्रश्नों में कितने सही कर पा रहे हैं। वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा किसी हालत में, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा जो था सिकंदर महान का समकालीन था? 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह धनानंद था। धनानंद जो था सिकंदर महान का क्या था? समकालीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 320
320 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ था। 54 का ऑप्शन नंबर बी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? तो मेगास्थनीज जो है पटना की दौरा कब किया था? 55 का ऑप्शन नंबर बी, 315 ईस्वी में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन 315 ईस्वी पूर्व में हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, इससे मुक्ति दिलाने के कारण या किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे मर्ज हो गया है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। लीजिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? निम्नलिखित में से वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है? 57 का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इंडिका जो है एक ऐसी पुस्तक है जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन बहुत ही खूबसूरती पूर्वक किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत से मिलता है? तो पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन अगर कह दे किससे मिलता है, तो 58 का ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज अभी तुरंत आपको बताया गया है। अगला बढ़ते चलते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है, अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अशोक के द्वारा जो अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण अभिलेख किए गए हैं वह किस शिलालेख पर या किस अभिलेख पर मिलता है? 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिलालेख 13 पर इसका वर्णन प्राप्त होता है। अगला बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, प्रश्न कहता है, बौद्ध संगीतियों से जुड़ा हुआ कौन सा जोड़ा गलत मिलान किया गया है? बौद्ध संगीति से जुड़ा हुआ वह कौन सा जोड़ा है जिसको गलत मिलान किया गया है? इसका मतलब कि आपको हम डीपली जांचना चाहते हैं इस प्रश्न के माध्यम से कि आप कितने बेखूबी, कितने खूबसूरती तक आपने पढ़ा है। 60वें का सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रथम जो है राजगिरी में हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय जो है वैशाली में हुआ था लेकिन पाटलिपुत्र दिया है। तृतीय जो है आपको कहां मिला था? पाटलिपुत्र में, जो कि दूसरा दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसमें गलत मिलान किया गया है। बौद्ध संगीतियों से जुड़ा हुआ कौन सा जोड़ा गलत मिलान किया गया है? उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक का धम था? प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जो धम है वो अशोक के धम के रूप में जाना जाता है? 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 61वें का ऑप्शन नंबर ए, नैतिक आचार संहिता। प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के धम था? तो नैतिक आचार संहिता जो था और अशोक का धम माना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? याद रखेंगे, अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत, अपनी तीर्थ यात्रा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा उन्होंने किया था? 62वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया का सबसे पहले वे यात्रा किए हुए थे। अगला प्रश्न है आपके सामने और प्रश्न कहता है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न कहता है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? 63 का सही आंसर हो जाएगा 63वें का ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में यह आयोजित किया गया था। 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने और 64वां नंबर प्रश्न कहता है, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताया गया है? 64वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखोगे, यह केंद्रीकृत था, यह भी सही है, करों का बोझ अधिक था, याद रखेंगे, और प्रशासन तंत्र कठोर था। यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन सही नजर आ रहा है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शक्ति शामिल नहीं है? मौर्य साम्राज्य जो है पतन हो गया, इसमें कौन सा कारण जो है एक शामिल नहीं किया जा सकता है? सही आंसर है 65 नंबर क्वेश्चन का, देख लीजिएगा ध्यान से, 65वें का ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक संकट जो था वह मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था, वरना विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले क्वेश्चन इसका आगे बढ़ते चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न, ये हाल ही फिलहाल के बीपीएससी एग्जामिनेशन जो आपका डीएसपी वगैरह इत्यादि वाला होता है, जो मेंस और पीटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, जबरदस्त
जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम निम्नलिखित में से किसको आप मानेंगे? 66वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक के बाद में शिशुनंग, नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य वंश के बाद शुंग और शून्य के बाद जो है कान्व आते हैं। यानी कि शुरुआत हर्यक वंश से होती है और अंत जो है कान्व वंश से होती है। ये तो ध्यान रखना है। हर्यक, कान्व, शुंग यानी कि शिशुनाग, शुंग, नंद, मौर्य याद रखेंगे। इस तरीके से आप इसको जरूर बता देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है और प्रश्न कहता है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके काल में हुआ था? प्रश्न है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के समय यह आक्रमण देखने को मिला था। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से किन को माना जाता है? 68वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कुमारगुप्त कहीं नहीं लिखा गया है। याद रखेंगे, कुमारगुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। उपयुक्त में से अब एक इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई का सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न है बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट कि चीनी यात्री ईद सिंह बिहार का भ्रमण कब किया था? चीनी यात्री ईद सिंह जो है बिहार का भ्रमण निम्नलिखित में से कब किया था? सही आंसर है 69 का ऑप्शन नंबर सी। 673 ईस्वी पूर्व में जो ईस्वी में इस चीनी यात्री ईद सिंह बिहार का भ्रमण किया था। 673 ईस्वी में चीनी यात्री ईद सिंह जो है बिहार की भ्रमण किया था। 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था? 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। आगे बढ़ते चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? 71 का ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बीपीएससी TRE 2 में पूछा गया था। याद रखेंगे, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा हुआ था? याद रखेंगे, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में रखा गया? 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलक काल में बिहार राज्य का नाम बिहार रखा गया था। 73 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में बना हुआ था? मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में था? 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी। याद रखेंगे, तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक तुगलक काल में बना हुआ था। 74 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और देखिएगा 74 नंबर प्रश्न ध्यान से। प्रश्न कहता है कि इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के वह कौन सा सूबेदार है जिसने सुल्तान के ही विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? 74वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास ए, दरिया खान रुहानी ने यह विद्रोह किया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश निम्नलिखित में से कौन है? बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश निम्नलिखित में से किसको माना जाएगा? 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेरो वंश। याद रखेंगे, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश निम्नलिखित में से कौन है? चेरो वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 76वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, चौसा, बिलग्राम, इन दोनों के युद्ध में शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को पराजित किया था। इस प्रकार उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? सबसे पहले पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी निम्नलिखित में से किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने जो है सबसे पहले पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर निम्नलिखित में से कौन बना था? मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर निम्नलिखित में से किसको बनाया गया? 78 का सही आंसर मिर्जा अजीज ककुलतास को यह जो है बिहार का गवर्नर बनाया गया था मुगल प्रांत बनने पर। आगे क्वेश्चन आपके सामने 79 नंबर प्रश्न है कि शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार निम्नलिखित में से कौन था? शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार निम्नलिखित में से कौन सा? 79 का ऑप्शन नंबर सी, शाइस्ता खान। याद रखिएगा, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार शाइस्ता खान था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम नारायण। याद रखिए, निम्नांकित में से कौन बिहार प्रथम नायब नाजिम था? राजा राम नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा।
81 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है कि अंग्रेजी यात्री पीटर मूडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया हुआ था। अंग्रेजी यात्री जो था जिनका नाम पीटर मूडी है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजी यात्री पीटर मूडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया हुआ था। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के समय जो है अंग्रेजी यात्री पीटर मूडी भारत आया हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। 81 के बाद 82वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है। प्रश्न कहता है कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय कौन था। तो बिहार के क्षेत्र में आने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय जो था निम्नलिखित में से कौन था। पुर्तगाली इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते चलते हैं। 83वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत मेहनत करके एक वीडियो आप सभी के लिए तैयार की जाती है जो आपके एग्जामिनेशंस में आपको सफलता की पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है, इसलिए इस मेहनत को बिल्कुल जया मत कीजिए। एक लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर करते चले जाइएगा। अंग्रेजों ने 16 से 20 में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। याद रखेंगे 1620 में, याद रखेंगे। प्रश्न कहते हैं अंग्रेजों ने 1620 में, यहां पर से हटा देंगे, बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलमगंज पटना में ऐसा प्रयास देखा गया था। 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब किनको बनाया गया। प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब निम्नलिखित में से किसको बनाया गया। 84 का राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए, मीरन। प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब मीरन को बनाया गया था। 84 हो गया है। 85वें नंबर क्वेश्चन अब आगे बढ़ते चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री निम्नलिखित में से कौन था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री निम्नलिखित में से कौन था। सही आंसर है रॉल्फ फिच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच, इसका राइट आंसर है। लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन 86 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय के द्वारा यह प्रदान किया गया। 87 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन थे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से आप किनको मानेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो थे पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट के रूप में जाने जाते हैं। यह भी बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये कभी ना कभी किसी न किसी तरह से बीपीएससी के एग्जामिनेशन या उसके द्वारा हिल्ड की गई किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर देखा गया है। बक्सर का युद्ध कब हुआ। 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ। सही आंसर है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। 88 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। देखिए तो कहीं राजा सिताब राय लिखा है क्या, नहीं। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान जो है नियुक्त किया था। राजा सिताब राय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहीं नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 90 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। याद रखेंगे प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना कब किया गया था। 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1893 ईस्वी में बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में किया गया था। 90 के बाद 91 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 91 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मारा गया था। तो 1857 के विद्रोह के द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया। डॉक्टर आर लायल जो थे इनकी हत्या की गई थी। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी। सही आंसर है 75 वर्ष। याद रखिएगा अब जो है क्वेश्चन कुछ देर के लिए 1857 से संबंधित सारे क्वेश्चन सभी कंटेंट को एक एक करके इधर उधर करके मिलाया गया है और आपको पढ़ाया जा रहा है। प्रश्न आपके सामने है। बिहार के शाहाबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहां के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था। 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें डुमराव कहीं नहीं लिखा गया है। डुमराव इसमें कहीं नहीं लिखा गया है। डुमराव के राजा ने वचन दिया था अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। 94 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है और प्रश्न यह है कि बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोह का गवाही बना है। याद रखेंगे
बिहार के वह किस नदी तट का किनारा जो 1857 की विद्रोहियों का जो है गवाह बना? सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास बी। 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न कहता है कि किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? 95 का सही आंसर हो जाएगा हैदर अली इसका राइट आंसर है। लीजिए 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रख दिया गया है। बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहां हुआ था? बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहां किया गया था? 96 का ऑप्शन नंबर देख लीजिए। नवादा कहीं लिखा है? नहीं लिखा गया है। नवादा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि बिहार के गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद में 1857 के विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखें, गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद में 1857 के विद्रोह के नेता जीवधर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कि जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? 98 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, अमर सिंह। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और प्रश्न है कि जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित होने वाली सरकार का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था? 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरि किशन सिंह। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? याद रखेंगे 1857 के विद्रोह में से बिहार का वो कौन सा भाग वो जो है वह अप्रभावित था? तो दानापुर प्रभावित था, पटना प्रभावित था, आरा प्रभावित था। अगर कोई प्रभावित नहीं था तो उसका नाम आपके पास मुंगेर हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 101वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में कहां के लोगों को आभास हुआ कि मानो जैसे देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? 1857 के दौरान बिहार में कहां के लोगों को ऐसा आभास हुआ कि मानो जैसे देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो गया है? 101वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरहुत के लोगों को ऐसा लगा था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर ए, जगदीशपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 103वां नंबर प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ जो है युद्ध किया था? 103वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ली ग्रैंड इसका राइट आंसर है। 104वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहेगा कि बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान 3 जिलों में जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी, या वह किन 3 जिलों में जमींदारों ने जो है कंपनी की सहायता किया था? हथुआ, पंडौला और बेतिया। ये चारों के चारों ऑप्शन मुझे लगता है कि सही हो जाएगा। 104 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। 105वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और प्रश्न कहता है 105वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन था? बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर आपके पास हो जाएगा। बताते चलेंगे। प्रश्न है 105वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है कि 1857 की विद्रोह के दौरान दानापुर में सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? 1857 की विद्रोह क्रांति के दौरान दानापुर में सैनिकों ने कब जो है विद्रोह किया था? ये आपके पास प्रश्न हो जाएगा। तो प्रश्न 106 नंबर 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जुलाई 1857 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 107वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से कब की गई थी? 107 का ऑप्शन नंबर बी, 3 जुलाई 1857 इसका सही आंसर हो जाएगा। 108वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रख दिया जाता है। प्रश्न है कि पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली की फांसी कब हुई थी? 108वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है 7 जुलाई 1857
1857 इसका सही आंसर है। अगला अपना प्रश्न है 109 नंबर, 1857 की क्रांति से संबंधित हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला का कहां के विद्रोही नेता थे? तो 1857 की क्रांति के संबंधित हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहां के विद्रोही नेता थे? 190 नंबर प्रश्न का सही आंसर है शाहाबाद, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 110वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 110वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल 1858 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? यानी कि संथाल विद्रोह यहां पर जोड़ लेंगे। संथाल विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? सिद्धू कानू भैरव, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह क्वेश्चन किया गया। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, संथाल विद्रोह का फैलाव कहां से कहां तक था? तो संथाल विद्रोह का फैलाव जो है वर्धमान से भागलपुर देखी गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 113 नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया? कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया? 113वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 नवंबर 1855 ईस्वी। आगे बढ़ते चलते हैं। 114 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न कहता है, प्रश्न है कि किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? किस विद्रोह के बाद जो है भागलपुर प्रमंडल में के अंतर्गत संथाल परगना जिले का जो है गठन किया गया था? 114 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह के बाद ऐसा किया गया। 115 नंबर प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? सही आंसर है 115 का ऑप्शन नंबर बी, मेजर बारो को, जो 1857 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था। अगला बढ़ते चलते हैं। 116 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को एकदम बखूबी देखते रहिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना है। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा किया था। 116 का ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर राजमहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह का समय काल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 1855 से लेकर 1856 का काल बताया जाता है संथाल विद्रोह का, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलान विद्रोह निम्नलिखित में से किसको कहते हैं? तो सही आंसर 118 का ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा से जुड़े हुए आंदोलन को ही उलगुलान या मुंडा आंदोलन का दूसरा नाम उलगुलान विद्रोह है। आगे 119 नंबर प्रश्न, बिरसा मुंडा के गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? 119वें का ऑप्शन नंबर ए, आनंद पांडे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ? मुंडा विद्रोह निम्नलिखित में से कब शुरू हुआ? 120वें का ऑप्शन नंबर सी, 1895 ईस्वी में मुंडा विद्रोह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो सही आंसर है 121वें का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? तो रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। 122वां नंबर क्वेश्चन है कि किस जनजातीय नेता को उसकी अनुयायी उसे भगवान धरती आबा या विश्व पिता अवतार और नया पैगंबर के रूप में जानते थे? यह संबंध बिरसा मुंडा से संबंधित है। 122वें का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद से किसने गिरफ्तार किया था? बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद से किसने गिरफ्तार किया था? 123वें का ऑप्शन नंबर सी, श्री मियर्स ने इसको गिरफ्तार किया था। अगला क्वेश्चन 124 नंबर प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया? 124 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 19 ईस्वी को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। अगला क्वेश्चन 125 नंबर कि बिरसा मुंडा का निम्नलिखित में से क्या लक्ष्य था? तो याद रखेंगे, आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति, ब्रिटिश समर्थकों की जिम्मेदारी से मुक्त, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 126वां प्रश्न है 1866 से 67 के नील खेतिहर के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो याद रखेंगे वह कौन सा क्षेत्र था जहां पर नील खेतिहर जो है वहां पर विद्रोह हुआ था? 126 का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यह चंपारण से संबंधित है और चंपारण कहीं भी ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर महामैराथन क्लास बिहार बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशंस के लिए बिहार स्पेशल का। 1936 ईस्वी में बिहार में जमींदार के सत्व अधिकार, याद रखेंगे, सत्व अधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वह निम्न में से कौन सा था? 1936 में बिहार में जमींदारी के सत्व अधिकार नीति के विरुद्ध में जो आंदोलन चलाया गया वह निम्नलिखित में से कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके पास सी, वक्ष आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। 128 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था?
याद रखिएगा पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 129 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुई थी, इस दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित था। आगे बढ़ते चलते हैं, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य में हुई थी, इस दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित था। 129 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारण, वैशाली और पूर्णिया, ये सब के सब जो है इस प्रभावित थे। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 130वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित में से कौन था। बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित में से आप किसको मानेंगे। 130वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोल विद्रोह को। बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन जो था वह कोल विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, बिहार में इस स्थिति बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना, यानी कि बिहार में स्थित रहने वाले बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी का जो है निर्माण किया गया था रूस की सहायता से। बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना उपस्थित है। 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह बंजारी उपस्थित है। अगला 133 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब कहां हुई थी। तो बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में मढ़ौरा में किया गया है। कहीं कहीं 104 भी दिखाता है। आगे बढ़ते चलिएगा, बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। तो 134 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिहार में जूट उद्योग जो है केंद्र उपस्थित है। 135 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने वाला कारखाना कहां स्थित है। तो याद रखेंगे जमालपुर में उपस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार का प्रमुख कागज उद्योग कहां स्थित है। तो याद रखेंगे बिहार का प्रमुख कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपस्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा 136 का ऑप्शन नंबर आपके सामने। 136 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, डालमिया नगर में यह उपस्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। याद रखिएगा 137 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है, तो देख लीजिए। दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में उपस्थित है। उसके बाद महावीर कैंसर संस्थान हाजीपुर में नहीं है, पटना में है, याद रखेंगे। लेकिन फल अनुसंधान संस्थान भागलपुर में है, यानी कि आप उम्मीद करते हैं कि आंसर चुन चुके होंगे। महावीर कैंसर संस्थान हाजीपुर में नहीं बल्कि पटना में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों की संख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार में पुरुषों की संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। 5, 42, 78, 157 इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो आंकड़ा महिला से संबंधित। चलिए पुरुष कहीं देख लेते हैं, आगे देखते चलते हैं। कोई भी डाउट अपने दिमाग में मत सेट कीजिए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो सही आंसर है 139 का। फटाफट आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25.4% इसको बताया जाता है। 139 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि बिहार के किस जिला का घनत्व सबसे कम है। तो याद रखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैमूर जिला का घनत्व सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में बसते हैं। वहीं पर 1106 जो है बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है, जो देश में सबसे पहले स्थान पर है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनगणना जो ये है, बिहार की लिंगानुपात 918 है, बल्कि 2001 में यह 919 था। एक व्यक्ति की इसमें घटोत्तरी नजर आई है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है। 935 होना चाहिए, कहीं ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं सही है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितनी समाहित है। 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.60% इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। 144 का ऑप्शन नंबर ए, बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था। 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1967 ईस्वी में पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना की गई थी। 146 नंबर क्वेश्चन है, 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार कुल कितने जिले थे। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन के साथ अगर देखा जाए तो बिहार में कुल जिलों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी हो जाएगी। 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास से सी, यानी कि इसमें 17 जिले उपस्थित थे 1956 में बात करें तो।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी या शेखर सुमन? ये मुझे लगता है कि सभी के सभी जो हैं ये बिहार के ही हैं। उपयुक्त कौन शामिल नहीं है? प्रश्न कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो सबके सब शामिल है और नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 148 में प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 39 में वित्त मंत्री निम्नलिखित में से किसको बनाया गया था? बिहार के अगर प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल देखा जाए जो 1937 से 1939 तक चला, उसमें वित्त मंत्री किसको बनाया गया था? 148 नंबर प्रश्न का सही आंसर है अनुग्रह नारायण सिंह जो थे वो वित्त मंत्री के पोस्ट पर कार्यरत थे। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इसके यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी 67 में आया था लगभग। आधुनिक बिहार का निर्माता किससे जाना जाता है? तो आधुनिक बिहार का जो ये निर्माता है वो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। 151 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो बिहार का मुगल साम्राज्य के रूप में गठन जो है 1580 ईस्वी में किया गया था। 151 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 243 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 152 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि बिहार में लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1916 इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार की राज्यसभा की सीटें लगभग कितनी है? तो बिहार से राज्यसभा की कुल कितनी सीटें जाती हैं? 155 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखा गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहां से जो बिहार की राज्यसभा की सीटें जाती है 16 जाती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपके पास है उपस्थित, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसको छोड़ नहीं पाए। प्रश्न आपके सामने है। बिहार झारखंड बिहार से कब पृथक किया गया था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? प्रश्न को ध्यान से देखिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही आंसर है जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो 159 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बाबू माहेश्वरी प्रसाद को बिहार समाचार जो पत्र है समाचार पत्र बिहारी के संपादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? 160 का ऑप्शन नंबर सी गया में यह अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने और प्रश्न कहता है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे स्वामी सजानंद के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन 162 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में किया गया था? 162 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्च 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 163 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि बिहार बंगाल से कब पृथक किया गया? तो बिहार बंगाल से जब पृथक किया गया 163 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि 1911 वाला प्रधान जो है रद्द करके फिर से इसको किया गया। आगे क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में के बिहार के नेता निम्नलिखित में से कौन से? तो कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी। ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? शेरशाह सूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों के द्वारा नष्ट किया गया था? बख्तियार खिलजी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 168 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित की गई थी? 168 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया गया था? 169 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकबर के द्वारा सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया गया था। यह मुगल शासक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? लकड़ी का बनाया गया था। 172 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र में सबसे पहले अपनी राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? यानी चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 इसका सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 174 का ऑप्शन नंबर ई इसका रांची आंसर होगा, जो कि नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं।
स्वामी सजानंद का संबंध निम्नलिखित में से कहां से था? 175 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित रहने वाले व्यक्ति स्वामी सजानंद होंगे। आगे है 176 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और 176 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है 176 नंबर, ध्यान से देखिए, प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में बिहार से में संपत्ति का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। 177 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 177 का ऑप्शन नंबर बी, 46% व्यय कर दिया जाता है। 178 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष 2006-7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था? छोड़ दीजिए इस प्रश्न को, क्योंकि यह पुराना प्रश्न है। आगे प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर है 179 का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, सुशील कुमार मोदी। हाल ही फिलहाल में उनका देहांत हो गया है। आगे क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच में किस अनुपात में वहन किया जाता है? 181 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 और 10 का ये आंकड़ा बना होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? 182 का सही आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार किसके लिए ये प्रभावित है? तो याद रखेंगे, बाढ़ के कारण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मखदूम कुंड कहां स्थित है? 183 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मखदूम कुंड जो है वह राजगिरी में उपस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का पेड़ है? 184 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चतुर्थ पीढ़ी का पेड़ है। 185 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? कुंडग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 186 नंबर कि वर्धमान महावीर ने कहां निर्वाण प्राप्त किया? तो वर्धमान महावीर ने निर्वाण जो प्राप्त किया वो पावापुरी में। हमको लगता है 186 और इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर निम्नलिखित में से कहां स्थित है? 188 का ऑप्शन नंबर बी, यह गया में उपस्थित है। 189 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं हम। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत पाए गए हैं? राजगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 190 नंबर कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा सबसे पहले कहां? राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजगीर का पुराना नाम निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है गिरिब्रज इसका नाम है। 151 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो पटना स्थित रहने वाले गोलघर का निर्माण जो है 192 का ऑप्शन नंबर ए 1786 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी तुरंत बताया गया था। 193 का ऑप्शन नंबर ए यानी कैमूर। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा होना चाहिए। 194 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा। और आगे बढ़ते चलते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में क्या है? तो बिहार का स्थान प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 61.8% है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला एक बार फिर से नहीं दिया गया, सहरसा इसका आंसर है, जो कि आंसर नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 198, बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितनी प्रतिशत है? 198 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1.3% अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं बिहार में। अगला क्वेश्चन है 199 नंबर, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर है 199 का ऑप्शन नंबर ए, पुरुष और महिला दोनों में सबसे आगे है कौन? रोहतास। और पुरुष में सबसे कम पूर्णिया और महिला में सबसे कम जो है सहरसा है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है वो बिहार के बारे में कहा गया है। लेकिन अंतिम क्वेश्चन आज के इस सेशन का है। इस महामैराथन का सबसे अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है, क्योंकि 201 प्रश्न हमने चुनिंदे आप सभी के लिए तैयार किया था आज के सेशन के लिए। भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? समस्तीपुर इसका सही आंसर है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा और आपको किस प्रकार की कंटेंट की और आवश्यकता है, जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।